गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसी ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही थी, उस पॉलिटी की सीरीज में आप पढ़ रहे थे राष्ट्रपति पावर्स। और राष्ट्रपति पावर्स में विधायी शक्तियां हमारी चल रही थी। और विधायी शक्तियों में कुछ कंप्लीट कर लिया हमने टॉपिक, जिसमें आपने देखा कि राष्ट्रपति सत्र बुलाता है, आहूत करता है। दूसरे शब्दों में बोले तो आहूत करता है। संसद के सत्र का सत्रावसान करता है, यानी समाप्त करता है। आर्टिकल 85 के तहत वो क्या कर सकता है, लोकसभा को समय से पहले भंग भी कर सकता है। इसे सिफारिश प्रधानमंत्री की होती है। ठीक है, आगे हमने बात करी थी आर्टिकल 111 में कि विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते। तीन स्थितियां बनती है राष्ट्रपति के पास जब भी विधेयक जाता है। दोनों सदनों ने अगर पारित कर दिया और फिर राष्ट्रपति के पास जाता है तो आर्टिकल 111 यानी 111 में लिखा हुआ है कि पहली बार राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे तो कानून बन जाएगा। दूसरी बात, राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करे और उसको एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे, और वापस अगर विधेयक आता है राष्ट्रपति तो हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है एक बार पुनर्विचार के लिए। 44 अमेंडमेंट 1978 में जो 1978 में किया गया था, उसके तहत इतनी छूट दे दी कि एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकता है, अगर वापस आता है तो बाध्य है। और तीसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ना हस्ताक्षर करे, ना वापस लौटाए और अपने पास ही रख ले। इस विधेयक को बोला गया था जेबी वीटो पावर, यानी जेबी या पॉकेट वीटो भी कह सकते हैं इसको। ऐसा सरदार ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। उसके बाद हमने ऑर्डिनेंस के बारे में, अध्यादेश के बारे में 123 जो आर्टिकल था उसमें अध्यादेश की बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। देखिए संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, तो यहां बात करेंगे जब संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा ने कोई विधेयक है, कोई बिल भी कह सकते हैं, विधेयक भी कह सकते हैं, कोई विधेयक है, लोकसभा ने पारित किया और कहां जाएगा, ये विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा उसको पारित कर दे तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन अगर विधेयक राज्यसभा के पास आया और राज्यसभा ने इसको क्या नहीं किया, पारित नहीं किया, क्योंकि कोई भी विधेयक कानून बनने के लिए दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है, मेजोरिटी के साथ में पारित होना जरूरी है। और दोनों सदन पारित होने के बाद में यहाँ जो आपके प्रेसिडेंट बैठे हैं राष्ट्रपति, उनके हस्ताक्षर होना जरूरी है, तभी विधेयक क्या बनता है, कानून बनता है। यानी कानून बनता है, ये प्रोसीजर है, हम जब संसद पढ़ेंगे तब बताएंगे कानून कैसे बनता है। तो इस तरह से बात क्या हो रही है कि संसद के दोनों सदनों ने पारित नहीं किया हो, एक सदन ने पारित कर दिया और दूसरे सदन ने उस विधेयक को पारित नहीं किया हो, और समय अवधि लगभग 6 माह बीत गए, 6 माह तक अगर किसी विधेयक को दूसरा सदन, कोई सा भी हो सकता है, दूसरा सदन पारित नहीं करे तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि जब एक सदन ने पारित किया, दूसरा सदन पारित नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, इन दोनों सदनों के बीच में क्या पैदा हो गया, गतिरोध पैदा होना किसे कहते हैं, ये बात भी पूछी जा सकती है। गतिरोध कब पैदा होता है, जब एक सदन ने किसी विधेयक को पारित कर दिया और दूसरा सदन उसको लेके बैठ गया, यानी 6 माह तक वेट कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो कोई जवाब नहीं दे रहा है, उसको पारित नहीं कर रहा है। इसका मतलब एक सदन कह रहा है यस तो दूसरा नो कह रहा है, तो ये क्या हो गया, गतिरोध हो गया। और इस गतिरोध को दूर करने के लिए
क्या किया गया है, ज्वाइंट सेक्शन बुलाने की बात करी गई है। संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति, और इसका उसकी बात कहां की गई है, आर्टिकल आपका 108, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 108। इसको याद कैसे रखें आप लोग, देखिए जब भी लड़ाई झगड़े होते हैं सामान्य, अगर आप लोग देखें ऐसे घर में दो सदन जो हमारे हैं इस तरह से हो सकते हैं, हमारे घर में मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा हुआ और बीवी ने सर फोड़ दिया पति देव का, उसके बाद जब खून निकल रहा है तो उस समय वो कॉल करेंगे, और कॉल करेंगे तो किसको करेंगे, 108 पे कॉल करेंगे, और 108 एम्बुलेंस आएगी, क्योंकि दोनों के बीच गतिरोध पैदा हो गया, और उनको लेकर हॉस्पिटल पहुंचेगी, और जब हॉस्पिटल पहुंचेगा उसके बाद देखिए आप स्थिति क्या बनती है, गतिरोध दूर हो जाता है, सब कुछ हम मान्य हो जाता है, सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने सर फोड़ा वही सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात करें कि आर्टिकल 108 क्या है, जब गतिरोध पैदा हो जाए तो उस गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत 108 के तहत क्या बुलाते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, संयुक्त बैठक भी कह सकते हैं आप लोग इसको, बैठक बुलाते हैं, संयुक्त बैठक बुलाते हैं। संयुक्त बैठक का मतलब इन दोनों सदनों के जितने भी सदस्य हैं उनको निमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है, और एक सदन में बिठा दिया जाता है, एक हॉल में बिठा दिया जाता है, दोनों को कंबाइंड, और उस विधेयक पर फिर चर्चा होती है, और उसके बाद हो सकता है वोटिंग भी हो। और इस तरह से जब वोटिंग होगी तो जीत किसकी होगी, आपको पता है, ज्यादा सदस्य किसमें, लोकसभा में, तो लोकसभा जीत जाता है। ऐसा प्रावधान किया गया आर्टिकल 108 में। तो बुलाते तो कौन है, राष्ट्रपति बुलाते हैं, राष्ट्रपति आर्टिकल 100। इस अधिवेशन की या इस बैठक की अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा स्पीकर करते हैं, लोकसभा स्पीकर, ये ध्यान रखना आप। बैठक कौन बुलाते हैं, बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति आर्टिकल 108 में, और इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं राष्ट्रपति न करके कौन करता है, लोकसभा स्पीकर जो होता है वो आर्टिकल 118 के तहत 108 में राष्ट्रपति बुलाते हैं, और उसी कंबाइंड जो सेक्शन होगा दोनों सदनों का, उनकी अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करेंगे, लोकसभा स्पीकर करेगा, आर्टिकल 118 ऐसा कहता है। अब तक कितनी बार ऐसा हुआ जब गतिरोध पैदा हो गया, और इस गतिरोध के तहत क्या बुलाई गई, संयुक्त बैठक बुलाई गई, ऐसा हमारे देश में 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। पहला 1961 में, 1961 में क्या था, मैटर क्या था, 1961 में दहेज प्रथा निरोधक विधेयक, दहेज प्रथा निरोधक विधेयक। दूसरा था 1978 बैंकिंग सेवा विधेयक, और तीसरा था 2002 पोटा विधेयक का मतलब यहाँ है विधेयक, यहाँ आतंकवादी निरोधक कानून है ये पोटा। अब इसमें पूछा क्या जा सकता है, ये किस समय हुआ, जब पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री। 1978 में आप देखिए मोरारजी देसाई, और इसमें आपका अटल बिहारी वाजपेयी, अटल जी प्रधानमंत्री थे। अब आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है कि 1961 में राष्ट्रपति कौन थे, 1978 में राष्ट्रपति कौन थे, और 2002 में राष्ट्रपति कौन थे, ये आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ये आपके लिए देखना है आपको। तो ये इस तरह से कंबाइंड सेक्शन की बात करी गई है, तो आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात करी गई है। और आगे हम लोग देखें संयुक्त अधिवेशन के बाद में अगर हम बात करें तो लगभग हमारी जो विधायी शक्तियां हैं वो कंप्लीट हुई, और अब हम शुरू करते हैं वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों में आप देखिए धर्म को लेकर राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं, बहुत पावरफुल है, क्योंकि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान है, इसीलिए उसे जो धन को लेकर, वित्त को लेकर भी
जो हमारा बजट है उसको लेकर भी कुछ शक्तियां प्रदान है जो निम्नलिखित हैं। तो देखिए यहाँ आपका फाइनेंशियल जो शक्तियां हैं वो हैं वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों में फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में देखिए राष्ट्रपति को वित्तीय पावर्स दिए गए। तो यहां हम देखें आर्टिकल आपका जो अनुच्छेद है 112 में बात करी गई है कि राष्ट्रपति क्या करेगा। 112 के तहत फाइनेंशियल जो पावर है उसमें जो बजट है, संघीय बजट, आय व्यय का लेखा जोखा प्रति वर्ष संसद में रखवाएंगे। देखिए संघीय बजट का मतलब देश में जो बजट है, प्रति वर्ष देश की जो गवर्नमेंट है वो बजट निर्धारित करती है कि कितना पैसा आना है, कितना पैसा खर्च करना है, कौन कौन से मद हैं जिससे हमारी आय होगी और कितना खर्च होगा। आय व्यय का लेखा जोखा, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग बजट कहते हैं, तो ये मंत्रिपरिषद रखती है, लेकिन रखवाता कौन है प्रतिवर्ष आर्टिकल 112 के तहत? कौन? राष्ट्रपति। और आर्टिकल 113 में बात करी गई है धन विधेयक। धन विधेयक जितने भी होते हैं वो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही रखे जाते हैं, पूर्व स्वीकृति से ही रखे जाते हैं। और 117 जो आपका आर्टिकल है उसमें वित्त विधेयक की बात करी गई है। वित्त से संबंधित जितने भी विधेयक हैं उसमें भी राष्ट्रपति की स्वीकृति है। इसके अलावा हमारी जो संचित निधि है, संचित निधि से अगर पैसा निकालना है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से वित्तीय विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को पावर है, बजट को रखवाता है, धन विधेयक को पूर्व स्वीकृति देता है, उसके बाद ही वह लोकसभा में रखा जाता है। धन विधेयक हमेशा लोकसभा। वित्त संबंधित कहीं भी किसी प्रकार की कोई पैसे की बात है वहां भी स्वीकृति राष्ट्रपति की पहले लेना जरूरी है। और हमारी जो संचित निधि यानी देश का जो खजाना है, उस खजाने से अगर पैसा निकालना है तो भी राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। इसके अलावा जो भी हमारे जो वित्त विभाग के द्वारा जो वित्त आयोग जो है उनकी जो रिपोर्ट है उन रिपोर्टों को भी संसद में रखवाता है। केग, हमारा जो केग है उसकी नियुक्ति करता है, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। ये हमने पहले कार्यपालिका में पढ़ लिया, लेकिन ये हम वित्त से संबंधित बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ अलग से बात करना चाहें तो वित्त आयोग के सदस्य केग की नियुक्ति और केग द्वारा दी गई रिपोर्ट, और उसके बाद में केंद्र और राज्यों के बीच करों का निर्धारण, करों का जो बंटवारा किया जाता है, जो पैसा आया वो या पैसा आने वाला है उसका बंटवारा भी राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाता है। इनकी रिपोर्ट के आधार पर, केग की रिपोर्ट के आधार पर, वित्त विभाग की रिपोर्ट के आधार पर। तो ये आपकी वित्तीय संबंधी शक्तियां लगभग इस तरह वित्तीय संबंधी शक्ति थे। इसके बाद देखिए आप लोग न्यायिक शक्तियों में बात करें तो राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। और ये न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी हैं? देखिए, थोड़ा सा पानी भी लेता हूं। न्यायिक शक्तियों में बात करें तो जो पहली हमारी जो न्यायिक शक्ति बनती है वो है न्यायिक
शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में आप देखिए कि राष्ट्रपति, अगर हमने वहां जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो न्यायिक शक्तियों में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है तथा उन्हें शपथ दिलाता है। नियुक्ति करता है तथा उन्हें शपथ दिलाता है सीजीआई को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कॉलेजियम सिस्टम है ये। और इसके अलावा हाई कोर्ट्स जो होते हैं हमारे एचसी हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। यहाँ शपथ जो है वो दिलाएगा राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, क्योंकि जो आपका हाई कोर्ट्स है वो राज्यों में होते हैं, सुप्रीम कोर्ट देश में आपका दिल्ली में है। वहां के जितने भी न्यायाधीश होंगे वहां पर मुख्य न्यायाधीश को शपथ और नियुक्ति ये करता है। उसके बाद में अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति परामर्श से, कॉलेजियम सिस्टम के परामर्श से क्या करता है? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और उनको शपथ मुख्य न्यायाधीश दिला सकता है। यहाँ पर हाई कोर्ट्स के जो न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति तो कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन इनको जो शपथ दिलाएगा वो कौन दिलाएगा? शपथ दिलाएगा वो राज्य का राज्यपाल। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट में जोधपुर में जितने भी न्यायाधीश हैं वो नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा होगी, लेकिन उनको शपथ राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है। इसके बाद में देखिए आगे हम बात करें कि राष्ट्रपति को और क्या शक्तियां प्राप्त हैं, तो यहां हम बात करें समाधान बहुत बड़ी उसको शक्ति प्राप्त है, समाधान की शक्ति में यहाँ आर्टिकल उनका आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को 4 प्रकार की सजाओं के संबंध में क्या दिया गया है? माफ करने का प्रावधान दिया गया है। 4 प्रकार की सजाएं कौन सी हैं? एक तो पूर्णतः माफी करना, माफ करना, ठीक है, माफ करना। दूसरा प्रतिनिलंबन यानी स्थगित करना, इसको बोल सकते हैं हम स्थगित करना। और तीसरा आप लोग ले सकते हैं परिहार, और चौथा ले सकते हैं लघुकरण। यहां प्रकृति को चेंज कर सकते हैं आप, छोटा कर सकते हैं, सजा को कम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए यहां हम बात करें पूर्णतः, यहां पूर्णतः माफ करने का मतलब क्षमा, पूर्णतः क्षमा किया जा सकता है। तो यहां शब्द लिख सकते हैं आप लोग क्षमा। देखिए राष्ट्रपति जो है आपके, वो राष्ट्रपति समाधान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को आर्टिकल 72, ये ध्यान रखना है, 72 में ये बात करी गई है। और वह 4 प्रकार की सजाओं पर जो आपकी याचिका है उसकी सुनवाई करता है। एक तो जो भी मामला आएगा उस मामले को वो पूर्णतः माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है, पूर्णतः उसको कह सकता है कि बरी है, ऐसा भी वो कर सकता है। प्रतिनिलंबन कर सकता है, स्थगित कर सकता है। अगर किसी को कोर्ट के द्वारा सजा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई सजा दी गई है, उस सजा को वह, अगर उसके पास में समय याचिका आती है और उस पर वह सुनवाई करते हैं और देखते हैं, तो प्रतिनिलंबन में वह उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए
कोई गर्भवती महिला है, उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है और उसको मृत्यु दंड मिला हुआ है, फांसी की सजा मिली हुई है, और उसने याचिका दायर कर दी कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसमें उस बच्चे का क्या कसूर है। तो यहाँ पर प्रति निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति, उसको रोक सकता है कि हाँ ये बात सही है, इसमें माँ का दोष है, बच्चे का कोई दोष नहीं, अपराध माँ ने किया है, इसलिए कुछ समय के लिए जब तक वह माँ नहीं बन जाती या बच्चा दूध पीना नहीं छोड़ देता तब तक इस सजा को रोका जा सकता है। परिहार में किया गया, प्रकृति को चेंज किया गया है। प्रकृति को चेंज का मतलब यहाँ पर यह करा गया है कि जैसे मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो उसको क्या किया जा सकता है, इस मृत्यु दंड को किस में बदला जा सकता है, मृत्यु दंड को आप लोग क्या कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं, किसमें, उम्र कैद में चेंज कर सकते हैं। और यहाँ लघुकरण में उसको छोटा किया जा सकता है, जैसे 10 साल को 5 साल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से ये सजा का प्रावधान किया गया। इसके अलावा एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 143। इस 43 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है, किससे, सुप्रीम कोर्ट से, किसी भी विधि के संबंध में या लोकहित में कोई बात है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है, परामर्श ले सकता है। और इस परामर्श के तहत वह क्या कर सकता है, सरकार को आगाह कर सकता है या कोई विधि है उसमें चेंज कर सकता है। इसमें ये बात करी गई है कि न तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो परामर्श के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है। तो फिर ऐसा क्यों किया गया है, तो इसलिए किया गया है ताकि इस तरह के कोई प्रावधान आता है तो ऐसे प्रावधान को पहले से ही ऐसे कानूनी पछड़े से बचा जा सकता है। कई बार ऐसा हुआ है, जैसे राष्ट्रपति जी ने एक बार अयोध्या के मामले में कि वहां राम मंदिर था या मस्जिद था, ऐसा परामर्श मांगा था सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानूनी मामला चल रहा है इसलिए मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा, ऐसा किया गया था। अब ये जो मामला है ये कैसे, राष्ट्रपति की संविवेक की शक्ति नहीं है, ये क्या है, मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर ही वह क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है, प्रति निलंबन कर सकता है, विलंबन कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, विलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है और लघुकरण कर सकता है। और ये क्या है, आप लोग कह सकते हैं इसको, ये न्यायिक याचिका की समीक्षा के दायरे में आता है, इसको कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। इस तरह से आपकी जो राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति थी, राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्ति थी, न्यायिक शक्ति थी, इसके अलावा कूटनीतिक शक्तियों में आप लोग राजनीतियों की बात कर सकते हैं। सैन्य शक्तियों में आप लोग बोले तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के द्वारा आजकल जो नया पोस्ट सर्जित किया गया है, तीनों सेनाओं का एक और जो CEO बनाया गया है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति की सीरीज लगभग कंप्लीट हो गई। राष्ट्रपति संबंधी जितने भी हमने टॉपिक लिए वो सारे लगभग पूरे हुए। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, यहाँ से बात करिए, उसको बार बार आप लोग रिपीट करें और आप लोग इसको देखें। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिपरिषद। तो आगे की जो क्लास होगी वो उसमें अच्छे से आप लोग जुड़े। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।